हेलो एंड वेलकम टू द पाथ ऑफ स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करेंगे और जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। इस चैप्टर में हम मेनली विज्ञान के बारे में जानेंगे। विद्यार्थियों में विज्ञान की उत्सुकता को बढ़ाने के लिए इस चैप्टर को नई एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर, जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है। ठीक है, उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, जानने की उत्सुकता रहती है कि हमारे आसपास जो भी इन्वायरमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं और किस तरह से फंक्शन कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारे आसपास परिवेश है उसमें विज्ञान व्याप्त है। आप सांस ले पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हैं, आप हमारी वीडियो देख पा रहे हैं, ठीक है, सुन पा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों में क्या है, साइंस इन्वॉल्व है। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं। छोटे छोटे विद्यार्थी क्या होते हैं, वो उनके अंदर जो उत्सुकता होती है वो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, छोटे बच्चे पूछते हैं आसमान नीला क्यों है, ठीक है, या जो तारे हैं वो टिमटिमा क्यों रहे हैं, या फिर तारे इतने छोटे क्यों हैं, है ना, सूर्य चमकता क्यों है, ठीक है, बारिश कैसे होती है, हवा किस प्रकार से चलती है या बहती है। तो ये सारे क्वेश्चन छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में आते रहते हैं और यही जो है उत्सुकता बढ़ाने का काम करते हैं। तो आगे बताया गया है कि विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोज कर आनंदित हुए हैं। मध्य स्तर में भी हम अपने आसपास के इस सुंदर विश्व को जानने और समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहेंगे और इसके लिए हमारे पास एक नया विषय है जिसका नाम बच्चों क्या है, इसका नाम है विज्ञान। ठीक है, तो जो मध्य स्तर में भी जो बच्चे रहे हैं वो अपने आसपास के सुंदर विश्व को जानने और उसको समझने की रोचक यात्रा की ओर अग्रसर होते रहे हैं और नई नई खोजों के बारे में जानते रहे हैं। किस प्रकार से जो नेचर है किस प्रकार से फंक्शन होता है, फंक्शनिंग उसमें किस प्रकार से होती है, तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानते रहे हैं। और ये मेनली किसके थ्रू जानते हैं, साइंस के थ्रू जानते हैं। तो विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। तो ये जो है विज्ञान की डिफिनेशन एक तरह से बताई गई है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? विज्ञान क्या है? विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतों को खोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह एक रोमांचक साहसिक कार्य की तरह है जहां हम प्रश्न पूछते हैं, प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है। ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया है। ठीक है, यानी कि जो न्यू एनसीईआरटी है क्लास 6 की साइंस की, इसका नाम क्या है? इसका नाम है जिज्ञासा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे बताया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिज्ञासा, क्लास 6 के लिए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक। ठीक है, तो ये इसका शीर्षक है, वहीं यहाँ पे बताया गया है। आगे अध्ययन चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो या फिर विस्तृत जंगल का हो, यह हमें सदा ही नित्य नई नई खोजों के लिए प्रेरित एवं उत्साहित करता रहता है। क्या आपने कभी रात के आकाश में चमकते तारों को ध्यान से देखा है? ये सोचा है कि ये तारे चमकते क्यों हैं? किसी फूल को खिलते देखा है? आप विस्मित हुए हैं कि उसे कैसे पता चला कि उसे कब खिलना है ना? तो ये सभी क्यूरियोसिटी है हमारे नेचर को जानने की, कि एक फ्लावर कब खिलेगा, उसको कैसे पता चलेगा कि अब उसे खिलना है, यानी कब अब उसका खिलने का टाइम पीरियड आ गया है। या जो तारे हैं वो आकाश में रात के समय चमकते क्यों हैं, टिमटिमाते क्यों हैं। तो ये एक क्यूरियोसिटी है विज्ञान को लेके। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर होने वाले अनेक रहस्यों के कुछ उदाहरण मात्र हैं। विज्ञान के बारे में सबसे रोचक बात यह है कि ये सर्वत्र है, यानी कि विज्ञान हर जगह फैला हुआ है। महासागर की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की व्यापकता तक, रसोई में पक रहे व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक, सबसे अभूतपूर्व खोज ऐसे ही अकल्पनीय स्थानों में हुई है। ठीक है, तो विज्ञान को लेकर जो खोजें हुई हैं वे हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को देखते हुए, उनकी क्यूरियोसिटी को समझते हुए, और वो कैसे हो रही हैं
इन सभी को जानते हुए खोजे हुई हैं, चाहे वो महासागर की गहराई से लेके अंतरिक्ष के व्यापकता तक हो। ठीक है, जो भी हमारे रसोई में भोजन पक रहा है वो कैसे पक रहा है, ठीक है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट लग रहे हैं और वो इंग्रेडिएंट कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। तो ये सभी चीज़ें जो है हमारी उत्सुकता को बढ़ाती हैं विज्ञान के प्रति। आगे बताया गया है कि विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिक्सॉ पहेली जैसा है। जिक्सॉ पहेली ऐसी पहेली जिसका कोई अंत नहीं है, ठीक है, यानी अंतहीन है और व्यापक है, विस्तृत है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज इस पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है। और आपको पता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है। इसकी कोई सीमा नहीं है कि हम क्या क्या खोज सकते हैं, क्योंकि ज्ञान का हर नया भाग नए प्रश्नों तथा खोजों की ओर ले जाता है। हम कभी कभी देखते हैं कि इस पहेली का एक टुकड़ा गलत स्थान पर जोड़ दिया गया है और वहाँ से दूसरे स्थान पर ले जाने की आवश्यकता है। नई खोजें प्रायः विश्व के बारे में हमारी समझ को बढ़ाती हैं। आप जैसे जैसे इस पुस्तक को पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे। आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपके विचारों को प्रेरित करेंगे और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में ये सब कैसे उपयोगी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। तब हमें यह समझ आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आइए इस यात्रा का आरंभ करते हैं हम अपनी पृथ्वी से। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, जीवन संभव है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है। विविधता वो आपको किस रूप में दिखाई देती है? पेड़ पौधों के रूप में, जंतुओं के रूप में, ठीक है, छोटे छोटे जीवों से लेके बड़े बड़े विशालकाय जीवों तक ये विविधता हमारे पृथ्वी पर आपको देखने को मिलती है, जो इस ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने वाले और फलने फूलने में सफल हो सके हैं। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी कैटरपिलर को यानी इल्ली को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखा होगा। ऐसे अनेक अवलोकन किए होंगे। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार से होता है, ये सभी क्या है, ये सभी जो है जीवन के अद्भुत विविधता हमें पृथ्वी पर देखने को मिलती है। वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि यानी विकास के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है और विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मनभावन है। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और उनको बनाने की विशिष्ट विधियां हैं। वे सब किससे बनते हैं, हम इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं, हमें कैसे पता, ये सब हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो ये सब जानने के लिए हमें विश्व के विभिन्न स्थानों के यानी विभिन्न क्षेत्रों के हमें कल्चर के बारे में पहले जानना होगा, ठीक है। जैसे कि सरसों का साग, मक्के की रोटी कहाँ पे फेमस है, ठीक है, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में फेमस है। इसके अलावा जो यहाँ पे आप चित्र में देख पा रहे हैं मसाला डोसा है, इडली है, ये जो है साउथ में फेमस है यानी दक्षिण भारत में फेमस है, ठीक है। इसके अलावा दाल बाटी, लिट्टी चोखा ये फेमस है बिहार में, हमारे यूपी में, ठीक है। तो ऐसे ही अलग अलग रीजन में विभिन्न प्रकार के जो स्वादिष्ट व्यंजन हैं वो फेमस हैं और इनकी जो है इनके बनाने की विधियां भी विशिष्ट होती हैं। आगे जानते हैं हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप सभी बारिश में दौड़े भागे कूदे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि बारिश क्यों और कैसे होती है? ठीक है, आपके मन में आया होगा कि बारिश क्यों होती है, कैसे होती है। तो ये सभी जो है चीज़ें हमें विज्ञान के थ्रू पता चलती हैं। क्या आपने ध्यान दिया है कि जल ठंडा करने पर बर्फ़ बन जाता है और गर्म करने पर यह उबलने लगता है, भाप में परिवर्तित होकर वाष्पीकृत हो जाता है यानी उड़ जाता है। या फिर क्या आपने कभी गर्मी में ठंडा जल पीने और सर्दियों में गर्म जल से नहाने में आनंद आपको आया होगा। हम गर्म और ठंडे को कैसे समझते हैं, कैसे हमें एहसास होता है कि ये जल गर्म है, ये जल ठंडा है, ठीक है। इसकी महत्ता को हम कैसे जानते हैं, चाहे वह जल हो या ज्वार से तपते हमारे शरीर, ज्वर से तपते हमारे, ज्वर मतलब जो फीवर है, फीवर हो
या बुखार जो है उसको यहाँ पे ज्वर बताया गया है। तो ज्वर से तपते हमारे शरीर का तापमान, कोई वस्तु कितनी गर्म है या ज्ञात करना महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें जो है हमें विज्ञान के तहत पता चलती हैं। विज्ञान विषय के अंतर्गत हमें सभी चीज़ों की नॉलेज होती है। और फिर हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं जिस कागज़ पर हम लिखते हैं। धातु की चाबी हो गई, प्लास्टिक का पैमाना, हमारे बॉक्स में मिटाने वाली रबड़, बॉक्स में बंद रहने वाला चुंबक, हमारे पहनने के कपड़े, दूध पीने का प्याला और बहुत अन्य वस्तुएं, ये सब किससे बनी होंगी? क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी हैं? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करेंगे? ठीक है, ये सभी जो है ये चैप्टर आपकी क्यूरियोसिटी को बढ़ा रहा है। तो आने वाले चैप्टर में इन सभी क्यूरियोसिटी जो आपके अंदर जो जिज्ञासा उत्पन्न हुई है उस जिज्ञासा को ये आगे आने वाले चैप्टर जो हैं वो पूरा करेंगे, यानी कि उसको समाप्त करेंगे। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी, किंतु प्रश्नों की एक सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या यह किसी वस्तु कैसी गति करती है, या फिर कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं। इस पुस्तक के प्रत्येक अध्याय में आपकी जानने की इच्छा को जो जागृत करेगा ही संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्नों को पैदा करेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ बताया गया है इस पैराग्राफ में कि पत्तियों की संरचना के बारे में आप जानेंगे, जो वस्तुएं होती हैं वो गति कैसे करती हैं, ठीक है, उनके बारे में जानेंगे, विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये सभी जिज्ञासाएं आपके आने वाले चैप्टर में समाप्त होंगी। चाहे आपने ध्यान ना दिया हो, फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न पूछेंगे कि कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया। यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कर कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए कि यह अनुमान सही है या नहीं, आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। तो वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है, यानी कि आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया एक तरह का वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। ठीक है, आगे यहाँ पे ये देख लीजिए, जैसे कि विज्ञान यहाँ बताया गया है कि वैज्ञानिक विधि का यहाँ पे एक वर्णन किया गया है। तो किसी भी चीज़ को आज जब देखते हैं, समझते हैं, तो उसके बारे में आपके अंदर जो क्यूरियोसिटी उत्पन्न होती है, जो उत्सुकता उत्पन्न होती है, उसको आप कैसे समाप्त करते हैं? तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? सबसे पहले तो आप उस चीज़ का अवलोकन करेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों हो गया, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर आप ये प्रश्न पूछेंगे कि ऐसा क्यों हुआ। उसका उत्तर ढूंढने के लिए आप अनुमान लगाएंगे, है ना, कि हो सकता है कि ये इस वजह से हो गया हो, स्याही सूख गई हो या स्याही समाप्त हो गई हो, है ना। उसके बाद आप अवलोकन करने के लिए पेन को ओपन करेंगे, उसकी जो रिफिल है उसको चेक करेंगे। तो ये एक तरह से प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे एक प्रोसेस बताई गई है, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते, हम उसका सबसे पहले अवलोकन करते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? अवलोकन करेंगे आप। उसके बाद में यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं, ठीक है, कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। उस अवलोकन करने के बाद में हमारे दिमाग में प्रश्न आते हैं। उसके पश्चात क्या होता है? इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। ठीक है, जो हमने प्रश्न यहाँ पे खुद से किया था उसका हम संभावित उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इस अनुमान का हम प्रयोग और अधिक अवलोकन द्वारा सत्यापन करते हैं। जो हमने अनुमान लगाया उसकी प्रतिपुष्टि करते हैं, यानी कि उसका सत्यापन करते हैं कि जो हमारा अनुमान था वो सही था या नहीं। तो उसका हम उसके बाद में सत्यापन करेंगे।
सत्यापन करने के पश्चात क्या करेंगे, उसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास यह देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं। ठीक है, जो हमने सत्यापन किया उसके जो परिणाम प्राप्त हुए उसका हम विश्लेषण करेंगे कि जो हमने सत्यापन किया था वो वास्तव में सही था अथवा नहीं, यानी कि हमारे प्रश्न का हमें उत्तर प्राप्त हुआ है या नहीं। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ पे देखेंगे। आगे देखिए, यहाँ बताया गया है वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? तो ऐसा हमें कैसे पता चलेगा कि जो कोई व्यक्ति है वो वैज्ञानिक विधि का पालन करते हुए क्या वो वैज्ञानिक की तरह कार्य भी कर रहा है या नहीं, या फिर केवल वैज्ञानिक विधि का प्रयोग ही कर रहा है? तो ये जानने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम देखते हैं कि एक उदाहरण ले लेते हैं कि भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोच कर हैरान हो सकता है कि क्या दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। तो दाल यहाँ पे रखी हुई है, गैस पे चढ़ाई गई है, तो क्या यह दाल कुकर से बाहर अगर निकल रही है तो क्यों निकल रही है? हो सकता है दाल में पानी ज़्यादा हो गया हो, क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था इसीलिए दाल कुकर से बाहर निकल गई। ठीक है, तो उसका सोचना कहीं ना कहीं सही है और ये विधि जो है वैज्ञानिक विधि की तरह कार्य कर रहा है। साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली। ठीक है, यानी टायर में कहीं ना कहीं छेद है तभी वहाँ से हवा निकल जा रही है, यानी कि टायर क्या है, पंचर है। हवा कहाँ से बाहर निकल गई, या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है। तो विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रहा है यह जानने के लिए वह व्यक्ति क्या देखेगा, या तो पहले वो बल्ब को चेक करेगा कहीं वो बल्ब फ्यूज़ तो नहीं है, यानी कि बल्ब में कोई समस्या तो नहीं है, या फिर दूसरी चीज़ वो क्या देखेगा, स्विच को देखेगा कहीं वो स्विच खराब तो नहीं है, उसका अंदर से वायर जो है वो जल तो नहीं गया। ठीक है, तो जब हम प्रश्न पूछने और इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे यहाँ बताया गया है, क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियाँ आती हैं जहाँ हम जाने अनजाने वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधि का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। यानी ये बहुत आवश्यक है कि हम विज्ञान को समझने के लिए हमारे अंदर जो है सीखने समझने की जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है, और हमारे आसपास के वातावरण को अवलोकन करने की क्षमता हमारे अंदर होनी चाहिए। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं कि ये चीज़ कैसे हो रही है और क्यों हो रही है। स्मरण रखिए, यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं हैं जिन्हें हमें खोजना भी शेष है। ठीक है, संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता ना करें, आप विज्ञान की यात्रा पर निकल पड़े हैं अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में खोजना कभी भी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहें। तो बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना बहुत आवश्यक है। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? तो आइए इसे आरंभ करें। तो विज्ञान की ये रोमांचक यात्रा आपकी प्रारंभ होती है चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है सजीव जगत में विविधता। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो इस
वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।